वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 26 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज बोनो सागर के बारे में है। इसका हाल ही में अभी 3rd एडिशन कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, दो देशों के बीच में होती है। इसे बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला पे कंडक्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव जो सभी एक्सरसाइजेस का होता है इसका भी वही है, कुछ नया तो होगा नहीं। एंड दैट्स द कीवर्ड, इंटरऑपरेबिलिटी। दोनों देश आपस में बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर पाएं और ज्वाइंट ऑपरेशंस चला पाएं। दोनों देशों के जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास बढ़िया स्किल्स हों मैरीटाइम एक्सरसाइज को लेकर या ऑपरेशंस को लेकर। इस एक्सरसाइज की शुरुआत सन 2019 में की गई, मतलब हाल फिलहाल में शुरू की गई एक्सरसाइज है और अभी इसका ये तीसरा एडिशन रहा। 2 फेज रहे, हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज में बेसिकली बातचीत की जाती है कि कैसे टैक्टिक्स ऑप्ट की जाए। कुछ स्पोर्टिंग फिक्चर्स भी होते हैं, आपस में कुछ गेम्स वगैरह खेल लिए, इंटरेक्शंस कर लिया, डिस्कशंस कर लिए, प्लान्स बना लिए। इन सब के बाद आपको जाना होता है सी फेज में, जहां होती है असली ड्रिल। आप कैसे हथियार लॉन्च करेंगे, किस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे टेक्टिकल सिनेरियो में, वेपन फायरिंग ड्रिल्स, ये सब इस फेज में चलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परम पोरुल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के बारे में है। यह स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनॉग्रेट किया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि वर्तमान में हमारे पास जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हमने यहां पे इस्तेमाल किया है। परम पोरुल ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जिसे एनएसएम के फेज 2 में तैयार किया गया, स्टैब्लिश किया गया। एनएसएम स्टैंड्स फॉर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है ये 838 टेराफ्लॉप कैपेसिटी की है। मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं और इन्हें जो सॉफ्टवेयर स्टैक है उसे डेवलप किया है सीडैक ने। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इंसेंटिवाइज करने का प्लान है। परम पोरुल सिस्टम जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जहां पर हम जो भी हाई पावर इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए। आपको पता है सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो उसका इफिशिएंट यूज हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है अंडर दिस टेक्नोलॉजी। कई तरीके के एप्लीकेशंस इसमें इंस्टॉल किए गए हैं जो वेदर इन क्लाइमेट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स और मटीरियल साइंस से रिलेटेड हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे एनआईटी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोसाइटल इंटरेस्ट में जो वो रिसर्चेस किया करते हैं, लाइक एनआईटी फेमस है सोसाइटल इंटरेस्ट में रिसर्चेस करने को लेकर, लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, वेदर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और जब उनके पास इतनी बढ़िया से सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगी तो उनके इन कामों में उन्हें मदद भी मिल जाएगी। इससे उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा बूस्ट होगा। इससे इंडियन एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों को ही फायदा होने वाला है। बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इसे लॉन्च किया गया 2015 में। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ दें ताकि उनकी यहाँ रिसर्च अच्छी हो सके। इस ग्रिड के तहत हमें 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को डेवलप करना है। हालांकि पेस बहुत धीमा है और बहुत ही लिमिटेड नंबर में फैसिलिटीज को अभी तक डेवलप किया जा सका है। विल से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा जितने अच्छे से इसे काम करना चाहिए। ये सुपर कंप्यूटर्स नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के माध्यम से तैयार करेंगे एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क होगा ये गवर्नमेंट का बेसिकली इसके पहले का प्रोग्राम रहा है। तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका जो नेटवर्क है, बेसिकली हम इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड जो है उसको कनेक्ट करेंगे। ये जो पहले से इनिशिएटिव चल रहा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क का, उससे ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। इसके तहत भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करने का पूरा प्लान था। NKN connects academic institutions and R&D labs और हाई स्पीड नेटवर्क। तो हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्लान नेशनल नॉलेज नेटवर्क का भी था और वही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का भी है। तो दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक फॉर द डेटी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल क्रच स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि अभी 2021-22 के लिए सेंटर की ओर से उन्हें कोई फंड नहीं मिला है अंडर दिस स्कीम। क्रच
क्रच एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पर कामगार महिलाएं अपने बच्चे को रख सकती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर वर्क। वहां पे बैठने की जगह होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, पालना होता है जहां पर बच्चे को अगर बहुत छोटा बच्चा है तो रखा जा सकता है, और उनकी केयर के लिए लोग भी होते हैं। तो नेशनल क्रच स्कीम को इसी उद्देश्य से सन 2006 में लॉन्च किया गया था। अक्सर जो कामगार महिलाएं हैं, अगर उनके पास छोटा बच्चा है तो वो महज इस आधार पर काम करने नहीं जा पाती कि उन्हें अपने बच्चे की केयर करनी होगी। बच्चे को केयर की जरूरत में भी हमेशा ना पड़े, बच्चा सो रहा है या फिर वो खेल रहा है तो नीडेड नहीं है कि माँ उसके आसपास हो, लेकिन इन बिटवीन उसे माँ की जरूरत पड़ सकती है। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद वो अपनी माँ को ढूंढ सकता है या उसे कोई दिक्कत हो सकती है। इन दैट केस अगर माँ आसपास हो तो वो मदद के लिए जा सकती है या ध्यान रख सकती है। लेकिन इस चक्कर में कि उसके बच्चे को कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, वो काम पर जा ही नहीं पाती है। अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि जहां वो काम कर रही हैं वहीं पर वो अपने बच्चे को रख सकती हूँ, उनका बच्चा एक सर्टेन केयर में हो और जब भी उन्हें आवश्यकता हो वो उस फैसिलिटी को विजिट कर सकें। 2006 में इसी उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल क्रच स्कीम को शुरू किया गया, जिसका नाम अब बदल के नेशनल क्रच स्कीम रख दिया गया है। ये प्राइमरली नर्चर करता है चिल्ड्रन को। वो महिलाएं जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जिनको महीने में कम से कम 15 दिन काम पे जाना होता है या जिनको साल में कम से कम 6 महीने का काम मिलता है, उन्हें इस क्रच स्कीम्स के साथ जोड़ दिया जाता है। जो भी वर्क प्लेस होते हैं वहां पर क्रच बनाए जाते हैं, इसके लिए पैसे मिलते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% पैसा देती है राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% राज्य और 10% जो अमाउंट है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से या एनजीओ से आ जाता है। स्टेट्स, ये तो बात हो गई नॉर्मल स्टेट्स को लेकर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 80% पैसा देगा केंद्र, 10% राज्य और 10% वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90% केंद्र देगा, राज्य को कुछ नहीं देना है, और 10% वही वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जो बीपीएल फैमिली की महिलाएं हैं उन्हें 20 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड देना होता है। ये फीस अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। ये 100 से 200 रुपए तक पर मंथ की हो सकती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। बेसिकली पैसा देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग काम पे जा रहे हैं वो पैसा देते हैं तो एक कम्युनिटी ओन फैसिलिटी बन जाती है जिसका सभी लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटी होती है, स्लीपिंग फैसिलिटी होती है, बच्चे सो सकते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन होता है, जो बच्चे 3 साल से कम के हैं उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन दे दी जाती है उसी फैसिलिटी में, या वो 3 से 6 साल के हैं तो बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है कि थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है, और 3 से 6 के बीच में है तो प्री स्कूल एजुकेशन दे दी जाती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, खाना वगैरह तो माँ खिला देती है, कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें दी जाती हैं जो लोकली सोर्स की जाती हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। फर्दर उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, हेल्थ चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन देखे जाते हैं। क्या गाइडलाइंस है क्रच को लेकर? क्रच महीने में 26 दिन खुला होना चाहिए और एक दिन में 7.5 घंटे वो ओपन होना चाहिए। जो बच्चे क्रच में हैं वो एक क्रच में 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप भीड़ इकट्ठा कर दोगे तो उनकी केयर कैसे होगी? एक क्रच में मैक्सिमम 25 बच्चे हो सकते हैं। यूजर चार्जेस लगाए गए हैं ताकि कम्युनिटी ओनरशिप इंश्योर की जा सके। 6 मंथ से 6 साल के बच्चों को कवर किया जाता है ताकि उनका एक ओवरऑल केयर भी हो जाए और मां काम पर भी जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्स वर्क को प्रोफेशन बनाने को लेकर है। आपको पता है आर्टिकल 142 बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है जो हमारी जुडिशरी को अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस ग्रांट कर सकते हैं अगर उन्हें कहीं ऐसा लगता है रिक्वायर्ड है तो। कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय देने का अधिकार है। अभी इसी आर्टिकल को इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये डिक्लेयर किया कि सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है आर्टिकल 21 के तहत जो रिकॉग्नाइज्ड होता है और उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भी। तो कुल मिला के सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है अंडर आर्टिकल 21, ये अब डिक्लेयर हो चुका है। और अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप तैयार रहिएगा। हर व्यक्ति के पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, आर्टिकल 21 इसे इंश्योर करता है और इसमें सेक्स वर्कर्स भी शामिल हैं। सेक्स वर्कर्स के पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। सभी केसेस में क्रिमिनल लॉ उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उनकी एज और कंसेंट के बेसिस पे। जो सेक्स वर्कर्स हैं अगर वो एडल्ट हैं और अपनी कंसेंट से इस प्रकार की एक्टिविटी में या इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो पुलिस को उनके काम में इंटरफेयर करने से बचना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शंस भी नहीं लेने चाहिए। यहां पर देखिए कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि वॉलंटरली सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होना ये इलीगल नहीं है, इट्स काइंड ऑफ प्रोफेशन। कोई व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और कोई अपने शरीर का, इट्स सिमिलर, ऐसा कोर्ट एक्नॉलेज करता है। लेकिन अगर कोई
ब्रोथल चला रहा है यानी कि वेश्यालय चला रहा है, ये अनलॉफुल है, इसे रोका जाना चाहिए। सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए भी प्रावधानों की बात की गई। जो सेक्स वर्कर हैं उनके पास अगर कोई बच्चा है तो महज वो उनके साथ रहता है, इस आधार पे ये प्रिज्यूम नहीं किया जाना चाहिए कि वो सेक्स ट्रेड का हिस्सा है या उस बच्चे अथवा बच्ची को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है। इन्वेस्टिगेट करिए, अगर ऐसी संभावना लगती है कि हाँ वो ट्रेडेड बच्चा है जिसे इलीगली एब्डक्ट करके लाया गया है तो कार्रवाई की जाए, छुड़ाया जाए, लेकिन इन जनरल प्रिज्यूम ना कर लिया जाए। इट इज वेरी पॉसिबल कि वो वहीं के किसी व्यक्ति का बच्चा हो, तो आप उसे अनावश्यक अलग मत करिए। ह्यूमन डिसेंसी और डिग्निटी, बेसिक प्रोटेक्शन इसकी सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। फर्दर, अगर एक माइनर ब्रॉथल में है सेक्स वर्कर्स के साथ तो ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा भाई कि चाइल्ड जो है वो ट्रैफिक्ड है। ऐसे केसेस में अगर क्लेम है किसी सेक्स वर्कर का कि ये उनका बेटा अथवा बेटी है और अगर कोई डाउट है तो फिर मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फोर्सिबली बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्हें अलग ना किया जाए। लीगल प्रोटेक्शन सेक्स वर्कर्स को भी अब्यूज के अगेंस्ट में मिलनी चाहिए। पुलिस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए सेक्स वर्कर्स के साथ जब वो कोई कंप्लेन लॉन्च करने को लेकर आए, स्पेसिफिकली अगर वो सेक्सुअल नेचर का हो तो। इन जनरल मान लिया जाता है कि आप इस प्रकार की जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उनके लिए नहीं आ सकते बिकॉज आप इस एक्टिविटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो उनकी विल के अगेंस्ट में है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और केसेस भी दर्ज होने चाहिए। मीडिया को भी डायरेक्शंस दिए कोर्ट ने कि उन्हें सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटी को रिलीज नहीं करना चाहिए अरेस्ट, रेड या रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान। कोई फोटो भी रिलीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में इस सर्वे की रिपोर्ट को रिलीज किया। लास्ट एनएस सर्वे 2017 में हुआ था, अभी 2021 में हुआ। ये 3 साल के गैप पे इन जनरल होता है। हेल्थ जो स्कूल एजुकेशन की है उसे इवेलुएट किया जाता है क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के बच्चों के लिए। बच्चे की कॉम्पिटेंसी को कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है। क्लास 3rd एंड 5th के बच्चे के लिए मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में उसका क्या सिनेरियो है। क्लास 8th के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। क्लास 10th के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश इवेल्युएशन में आते हैं। एनसीईआरटी इसका पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करता है और सीबीएसई इस सर्वे को कंडक्ट करता है। फाइंडिंग्स में पाया गया कि 80% बच्चों ने ऐसा माना कि पेंडेमिक के दौरान जब स्कूल्स बंद हो गए तो उनके लिए एजुकेशन खराब रही। वो स्कूल्स में अच्छा सीख पाते थे दोस्तों के साथ। 24% बच्चों ने ये माना कि उनके पास तो डिजिटल डिवाइस है ही नहीं पढ़ाई के लिए। 45% स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि उनके लिए एक्सपीरियंस जॉयफुल रहा, मजेदार रहा। 38% अभी भी मानते हैं कि उनको सीखने में मुश्किल हुई। 500 बच्चों को इवैल्यूएशन में लिया गया। इनमें पाया गया कि वो लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस में सिचुएशन खराब है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। आईएलओ ने भी हाल ही में कहा है कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में LGBTQI+ पर्सन्स को इंक्लूड किया जाए। LGBTQI ये कंपोजिट वर्ड है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आईएलओ की बात करते हैं। आईएलओ को ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के तहत 1919 में बनाया गया था। ये उस समय जो लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, जो पूर्ववर्ती था यूनाइटेड नेशंस का, उसकी एक एफिलिएट एजेंसी थी। ये एकमात्र ट्राइब पार्टाइट यूएन एजेंसी है जिसमें शामिल है गवर्नमेंट यानी कि 1, एम्प्लॉय यानी कि 2 और वर्कर्स यानी कि 3। तभी तो हुआ ट्राइब पार्टाइट। 187 देशों के ये 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये लेबर स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तैयार करते हैं ताकि मेन एंड वुमेन डिसेंट वर्क में जा सकें। ये फर्स्ट एफिलिएट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की 1946 में। हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सोशल जस्टिस इंश्योर करता है ताकि जो फाउंडिंग मिशन है इसका वही है कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करें सभी लोगों के लिए। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करते हैं और पूरा सपोर्ट देते हैं कि एथिकल और प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क तैयार रहे फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए जहां सभी को इससे लाभ मिले। LGBTQI कम्युनिटी के लोगों की बात करते हैं। LGBTQI या IQ आप दोनों बोल सकते हो। ये एक कंपोजिट टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। I है इंटरसेक्स एंड Q है क्वीर या फिर क्वेश्चन, मतलब क्लियर नहीं है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ये पूरा टर्म किसी भी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ वर्क में ये माना जा रहा है कि जो LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं उनका इंक्लूजन अभी भी कम है। तो जो भी देश हैं उन्हें ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि उनके प्रति जो प्रिजुडाइस है वो खत्म हो और वो वर्क फोर्स में इन्वॉल्व हो सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बारे में है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी की गई और पब्लिक फीडबैक मांगा गया। नोटिफिकेशन आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कवर किया गया है अंडर दिस
नोटिफिकेशन, जैसे कि लैपटॉप, लैंडलाइन एंड मोबाइल फोन्स, कैमरा, रिकॉर्डर्स, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सभी नोटिफिकेशंस में स्पेसिफाई किए गए हैं। ई वेस्ट कलेक्शन का टारगेट है, एक कंज्यूमर गुड कंपनी जितना भी सामान प्रोड्यूस करती है उसका 60% वो 2030 तक वापस से कलेक्ट करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। ये टारगेट 2024 के लिए 70% और 25 के लिए 80% होगा। रिसाइकिल करने के लिए उन्हें वो सामान वापस चाहिए होगा। वापस लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक्सचेंज ऑफर दे दीजिए कि आप अपना पुराना इक्विपमेंट हमको दीजिए, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट आपने दिया है, जब आप इसे खराब होने के बाद रिटर्न करेंगे तो ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। या फिर आप जो ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर है वो बना दीजिए कि आप ये सामान अगर फेंकने वाले हैं तो यहाँ लाके जमा कर दीजिए। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए आप ई वेस्ट को वापस से कलेक्ट कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। ईपीआर सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने जो प्रोड्यूस किया है इसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे सही तरीके से डिस्पोज भी किया जाए। तो सभी को टारगेट दिए जाएंगे, जो टारगेट से ज्यादा कर लेगा उसे मिलेंगे ईपीआर सर्टिफिकेट्स। ये कार्बन क्रेडिट जैसा ही है, और अगर आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है तो आपको ईपीआर सर्टिफिकेट खरीदने होंगे, और अगर आप दोनों नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट कितनी होगी ये भी डिसाइड नहीं किया गया है। बाकी इसे मॉनिटर करने का काम सीपीसीबी के पास है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। प्रश्न आया 2013 में, इम्प्रॉपर या इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल अगर पुरानी और यूज्ड कंप्यूटर्स का होता है तो उसमें ई वेस्ट के तौर पे क्या निकलेगा, और आपको मिले थे 7 पॉइंट्स। इसमें चौथे पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी शामिल होंगे। सो द आंसर विल बी बी 1, 2, 3, 5 एंड 6 ओनली। रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज बोनो सागर, इंडिया श्रीलंका बिल्कुल गलत है। इंडिया बांग्लादेश, नेशनल क्रच स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, गलत है। स्पॉन्सर्ड है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के बच्चों के लिए है 3 साल के पीरियड पे, दैट्स ट्रू। सेक्स वर्क अब एक प्रोफेशन है अंडर आर्टिकल 21, दैट्स ट्रू। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, गलत है। आज का सेशन यहां पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।